नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये ऐसा पॉलिटी का टॉपिक है, सब चैप्टर है जो हर सिलेबस में मेंशन है। यहाँ तक कि आप पेट में भी देखेंगे तो उसमें क्लियरली एक लाइन लिखा है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन होता क्या है? तो स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्तर पर स्व माने अपना, स्वयं का शासन, स्थानीय स्तर को ही क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब है कि जैसे केंद्र में केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य में राज्य सरकारें होती हैं, उसके नीचे स्थानीय स्तर पे यदि सरकार हो तो उसे ही कहेंगे स्थानीय स्वशासन। अर्थात गांव के स्तर पर यदि सरकार आ जाए, गांव के स्तर पर कोई सरकार हो, उसी को कहेंगे स्थानीय स्वशासन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है? क्या बिल्कुल है। जब देखेंगे आप तो ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत को चुनाव होता है, ग्राम प्रधान चुना जाता है, उसको पैसा कहाँ जाता है? सरकार से जाता है। वो उन मामलों को गांव के विकास करने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर विधि बनाने के लिए, नियम कानून उसे लागू कराने के लिए स्वतंत्र होता है ना। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन गांव स्तर पर भी एक सरकार आ चुकी है, समझ गए। तो ऐसा इसीलिए कल्पना की जाती थी क्योंकि वास्तविक भारत गांव में बसता है, और अगर गांव का विकास होता तो निश्चित तौर पे सबका विकास होगा ही होगा, पूरे देश का होगा। इसीलिए स्थानीय स्वशासन की कल्पना की गई। ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्वशासन की कल्पना स्वतंत्रता के बाद की गई, इसका इतिहास पुराने पीछे से ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इतिहास की बात हम करें, ठीक है, तो इतिहास के पहले आप देख लीजिए, अगर इसे एग्जैक्ट कहा जाए तो क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अर्थात जो हमारे देश में लोकतंत्र है उसी का विकेंद्रीकरण करने का मतलब है उस ऊपर बनी सरकार का एकदम निचले ग्राउंड स्तर तक, गांव के स्तर तक सरकार को लाना ही क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा इतिहास देख लें तो इतिहास देख करके मिलेगा कि मौर्य काल में भी क्या है? यह स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। ठीक है, चाणक्य भी इसको काफ़ी जोर देते थे। तो मौर्य काल में इतिहास देखेंगे तो आप मौर्य काल में भी मिलेगा, लेकिन ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपको केवल कॉन्सेप्ट बस कि मौर्य काल में भी हमें अच्छे से ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि गांव काफ़ी अपने कुछ मामलों के लिए स्वतंत्र थे। ऐसे ही, लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि अन्य हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो चोल जो राज थे, चोल शासक, अर्थात जो चोल शासन था, उनके शासनकाल में सबसे बेहतरीन इतिहास देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतिहास में किसके समय स्थानीय स्वशासन अच्छे से देखने को मिलता है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, तो चोल शासन में थी। उसके अलावा आप देखें, ठीक है, तो अब अंग्रेज आ गए। हम लोग अंग्रेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे। तो कौन, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो आप बताइए, आप तो रटे हैं ना, फैक्ट एकदम रटा होना चाहिए। बिल्कुल, तो किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों? सबसे लोकप्रिय वायसराय इसी ही कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या है, वो वायसराय रहते हुए भारत के सभी, जहाँ तक ब्रिटिशर्स का रूल था, वो पूरे भारत पे क्या लागू करना चाह रहा था? तो स्थानीय स्वशासन को लागू करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने ही एक प्रस्ताव पारित किया स्थानीय स्वशासन से संबंधित, जिसमें तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना पूरे देश में कराई। ठीक है, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनक कहा जाता है। ओके, अब यही क्रम आगे बढ़ता है तो 1907 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 1907 में शाही आयोग का गठन किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। कौन सा आयोग? शाही आयोग का गठन किया जाता है। और यह शाही आयोग भी क्या करता है? ये बात मानता है कि स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता होनी चाहिए, जिससे वास्तविक विकास संभव हो सकता है।
ठीक है। तो शाही आयोग आपके पेपर में यही पूछा जाता है कि शाही आयोग किससे संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कब गठित हुआ था, तो 1907 में गठित हुआ था। क्लियर, ठीक है। तो अंग्रेजों के समय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आते हैं, ये हमेशा रटा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, स्वतंत्रता के बाद की। यहाँ से कहानी किसकी है, स्वतंत्रता के पश्चात की। स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे तो स्थानीय स्तर की सरकार लाने का बहुत प्रयास किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के इस विचारधारा को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ तक कि वो जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाते हैं 1952 में, ठीक है। लेकिन वो व्यवस्था सक्सेस नहीं होती है। तब स्थानीय स्वशासन पर बल देने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो बलवंत राय मेहता समिति है। यहाँ से एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, 1957 में। ये रटा होना चाहिए, डेट भी पूछी जाती है। स्थानीय स्वशासन पर सबसे पहला समिति कौन सी गठित की गई थी भारतीयों के द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, इनकी रिपोर्ट क्या थी, ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि 3 स्तर की सरकार होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर 3 स्तर की सरकार होनी चाहिए। एक ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की बात कही। किसकी बात कही, ग्राम पंचायत होना चाहिए। और क्षेत्र या खंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, इन्होंने पंचायत समिति की बात की, पंचायत समिति का गठन करने की बात कही। और जिले स्तर पर इन्होंने जिला परिषद की बात कही। किसकी बात कही, जिला परिषद की, ठीक है। और आज भी यही व्यवस्था, इसे कहा जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। क्या कहा गया, 3 स्टेज की, अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था की कही गई। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसी समिति ने कहा कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए और 3 स्तरीय होना चाहिए। और वर्तमान में जो आप देखते हैं 3 स्तरीय ही व्यवस्था है, उसका बेस कहाँ से आता है, वो बलवंत राय मेहता समिति के ही रिकमेंडेशन के द्वारा है, ठीक है। तो ये समझ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान में इसी के आधार पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति गठित हुई, इसके 20 साल बाद 1977 में। ये सब डेटें बड़े एग्जाम में मैच करने का आती हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 3 स्तरीय नहीं, इन्होंने कहा द्विस्तरीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने पंचायती, ठीक है, ये जो खंड स्तर की है, पंचायत स्तर की है, ये तो रह गई, लेकिन ग्राम स्तर की बात इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा 2 स्तर की होनी चाहिए, केवल एक जिला स्तर पर होना चाहिए सरकार, और एक कैसी होनी चाहिए, खंड स्तर पर होनी चाहिए। इसे ही क्या कहा इन्होंने, मंडल स्तर पे। तो मंडल समिति की बात कही। क्लियर, अर्थात पेपर में क्या आता है, किसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, तो अशोक मेहता समिति ने कहा, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना, सरकार ने इसे नहीं माना। फिर आई समिति गठित की गई 1985 में, ठीक है। कौन सी है, डॉक्टर PBKR राव समिति है। और ये समिति ने क्या कहा, इस समिति ने, देखिए, डॉक्टर PBKR राव समिति, बहुत बड़ा नाम है ना। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने चतुर्थ स्तरीय कहा। क्या कहा, इन्होंने कहा 4 स्टेज की होनी चाहिए। इन्होंने 4 स्तरीय कहा, ठीक है। इन्होंने 4 स्तर की सरकार कही, 4 स्तर पे होना चाहिए। ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्षेत्र स्तर पर होनी चाहिए, जिसे खंड कहा गया, खंड स्तर पर एक सरकार होनी। फिर जिला स्तर पे होनी चाहिए, और जो राज्य स्तर पर हो तो राज्य विकास परिषद की बात कही, जिला परिषद की बात कही, खंड परिषद की बात कही, खंड पंचायत की बात कही, और ग्राम सभा की बात की। तो सरकार ने कहा राज्य स्तर पर तो राज्य सरकार होती ही है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत 4 स्तर की नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने इसे भी मानने से मना कर दिया। लेकिन आपके पेपर में आता है, किसी ने 3 स्तरीय कही तो बलवंत राय मेहता, किसी ने 2 स्तरीय सरकार की सुझाव दिया अशोक मेहता, किसी ने 4 स्तरीय कहा तो बड़ा सा नाम PBKR राव समिति 4 स्तर।
सरकार ने नहीं माना। फिर 1986 में किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में, ठीक है, एक समिति का गठन हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। सबसे पहले इसी ने अपनी रिपोर्ट में चतुर्थ स्तरीय के अलावा SC और ST एवं महिलाओं, ST एवं SC ST एवं महिलाओं के रिजर्वेशन की, पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन की सबसे पहले बात कही थी, बहरहाल सरकार ने नहीं माना। फिर 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई और इसकी रिपोर्ट क्या थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें भी कहा कि पहली बात क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे प्रावधान इन्होंने भी कहा है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा पहली बात तो नियमित क्या होना चाहिए, नियमित ग्राम पंचायतों का मतलब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका नियमित चुनाव होना चाहिए। तो नियमित चुनाव की बात इन्होंने की, पहली इन्होंने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इन्हें स्थानीय स्तर पर ये स्वायत्त होंगे अगर वित्तीय रूप से, अर्थात इनके पास पैसा होगा, है ना, दूसरे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इनके पास पैसा होगा तब तो ये गांव का विकास वास्तविक रूप में करेंगे, है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये पैसा तब मिलेगा जब ये संवैधानिक संस्था हो जाए, अभी तक तो संवैधानिक हुई नहीं। तो इन्होंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे हर हाल में रट लेंगे, याद ही रहना चाहिए आपको, ये भूलना ही नहीं चाहिए। इन्होंने ही कहा सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही। किसको, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात किसने कही थी सबसे पहले, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने कहा। और कहा नियमित चुनाव भी होना चाहिए, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, वित्तीय रूप से ये क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, अर्थात इनके पास वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर तभी होंगे जब इनके पास फंड जाएगा, और फंड तभी जाएगा जब ये संवैधानिक दर्जा में प्राप्त कर जाएंगे, तो एक निश्चित हिस्सा इनके पास जाने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ग्राम न्यायालय की, किसकी बात कही थी, ग्राम न्यायालय, ठीक है, और न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत की बात सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, तो इन्होंने ही दिया था। आप देखेंगे जब न्यायालय मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाई कोर्ट पढ़ा रहा हूँगा, तो उस समय भी आप देखेंगे तो न्याय पंचायत को भी गठित करने वाला आप देखेंगे 1947 में यूपी मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को नहीं माना है अभी, ठीक है। अब देखिए आगे चल करके ये 1988 में एक समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में बनती है, और ये समिति भी अपना रिकमेंडेशन देती है, अपनी रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट में एक बात रिपीट की जाती है, कौन सी, ये वाली, संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात। लेकिन सबसे पहले ये इन्होंने कहा था, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो गए, इनकी बात नहीं पूछी जाती। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस रिपोर्ट के आधार पर उस समय के तात्कालिक PM, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी थुंगन समिति के आधार पर, इसी को आधार मानते हुए तात्कालिक जो PM थे, कौन, बोलिए, राजीव गांधी। कौन थे उस समय, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए 1989 में, कब, 1989 में एक संविधान संशोधन बिल लाते हैं स्थानीय स्वशासन को क्या कराने के लिए, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है। उसे कहा जाता है 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया है, 1989, ठीक है। कौन लाया, राजीव गांधी। संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ला तो दिए, लेकिन हुआ क्या, इसमें लोकसभा में तो ये पास हो गया, क्या हो गया, लोकसभा में पास हो गया, जबकि राज्यसभा में क्या हो गया, ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, और इस प्रकार ये विधेयक गिर गया, ये बिल गिर गया, अर्थात संवैधानिक दर्जा अभी भी स्थानीय स्वशासन को नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये कहानी आगे चलेगी,
ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि कैसे संवैधानिक दर्जा फिर मिला। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से मिटाते हैं, आप यहाँ से देखिएगा। चलिए, तो संवैधानिक दर्जा तो मिला नहीं। अब देखिए आगे एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, पीवी, ठीक है, पीवी नरसिंह राव। जो पीवी नरसिंह राव हैं ये तात्कालिक प्रधानमंत्री हैं, क्या है, पीएम हैं, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी विल पावर दिखाते हुए संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एक बिल लाते हैं जिसे क्या कहा गया, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाए, ठीक है। और एक और लाए 74वां संविधान संशोधन, एक साथ ही लाए थे, ठीक है। संविधान संशोधन कब लाए, ये भी एक साथ ही लाया गया था, तो 1992, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्रमशः 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को क्या हो गए, पास हो गए लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। और आगे गए, राष्ट्रपति ने अपना साइन कर दिया और इस प्रकार इन्हीं के समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका नाम हो गया। इन्हीं के समय में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। जब संविधान में संशोधन होता है तो आप जानते हैं कुछ आर्टिकल्स जुड़ते हैं या कुछ आर्टिकल्स निकाले जाते हैं, कुछ भाग जुड़ते हैं या कुछ भाग का पार्ट हटाया जाता है, तो इसमें भी तो कुछ न कुछ जुड़ा होगा, बदलाव हुआ होगा। अब बदलाव ही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या इसमें हुआ, ठीक है। तो किसने किया, पीवी नरसिंह राव पीएम थे। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, 73वें में क्या हुआ, 74वें में क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। 73वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन के द्वारा नया एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, भाग 9। और अनुच्छेद कितने जोड़े गए, नए अनुच्छेद जोड़े गए, भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए, नए अनुच्छेद 16 जोड़े गए, ठीक है। अब नए, इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जब आप देखते हैं संविधान दर्जा दिया जाता है तभी संविधान में मेंशन किया जाता है, क्लियर। अब कितने स्थानीय स्वशासन, इसमें क्या आया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई, पंचायत, ठीक है। पंचायतों का गठन का जिक्र है इसमें 73वें में, ठीक है। अब इन पंचायतों के अंतर्गत कुल कितने विषय दिए गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल कितने विषय अलॉट किए गए कि जिन पे पंचायती राज व्यवस्था के तहत नियम कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो विषय कितने हैं, 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थात इस संविधान संशोधन के द्वारा कुल 29 विषय दिए गए, भाग 9 जोड़ा गया, नए अनुच्छेद 16 जोड़े गए। और ये 73वां संविधान संशोधन किससे है, पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसमें और क्या हुआ, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टिक करके नोट कर लीजिएगा। इसके तहत अनुसूची भी जोड़ी गई, अनुसूची 11वीं, अर्थात 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, लागू। अब देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अगला पॉइंट, इसे लागू कब किया गया, लागू, ठीक है। तो इसे लागू किया गया था 1993 में, 24 अप्रैल 1993। आप रट लीजिएगा, आपसे हमसे गलती बहुत होती है,
92 में ये संविधान संशोधन आया है, पास भी हो गया है, लेकिन लागू कब होता है? 93 में होता है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की जाती है? तो 24 अप्रैल 1993 से। और आप अक्सर गलत कर देते हैं, 92 लगा देते हैं, नहीं, लागू 93 में हुआ है, 24 अप्रैल को हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन को क्या मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। 24 अप्रैल के दिन को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो ये एकदम रटा होना चाहिए, समझ गए? ठीक है, अब हम बात करें किसकी? 74वां संविधान संशोधन जो इसी के साथ बिल आया था, ये भी तो उसी के साथ पास हुआ था। तो इसमें क्या है? इसमें, ठीक है, नगर प्रशासन की बात की गई है, अर्थात नगर पालिका की बात की गई है, नगर निगम की बात की गई है, और ठीक है, नगर परिषद की बात की गई है। तो नगर प्रशासन किससे संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन से है। तो इसमें भी तो कुछ भाग जोड़े गए होंगे। तो भाग, ठीक है, भाग 9A जोड़ा गया, या इसे क्या कह सकते हैं आप? क कह सकते हैं। कितने अनुच्छेद नए जोड़े गए? तो अनुच्छेद जो नए जोड़े गए वो टोटल 18। कितने? ये टोटल 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 18 नंबर का अनुच्छेद नहीं जोड़े गए, टोटल 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ऐसे अनुच्छेद 16 मत देखिएगा, यहाँ पर क्या है? कुल, ये कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। क्लियर? ऐसे, ठीक है। तो ये नया अनुच्छेद 18 जोड़े गए। तो विषय पूछा जाता है, विषय रटा होना चाहिए। कुल कितने विषय अलॉट किए गए? तो 18 विषय, अर्थात 18 विषयों पर नियम बनाने और उन्हें लागू करने संबंधित पावर किसको दी गई? संविधान संशोधन 74 के द्वारा, ठीक है, नगर प्रशासन को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये बात है। अब दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है अलग से आपको नोट करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो किससे संबंधित है? तो यहाँ बलवंत राय मेहता से संबंधित है। यहाँ से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, उसे देख लेंगे। पहला, दूसरा ये है कि पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कहाँ लागू की गई थी सबसे पहले। तो अब आप ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई है, त्रिस्तरीय की बात कही थी, उसे सरकार ने, तब की सरकार ने मान लिया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मान लिए। तो उन्होंने क्या है, प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी 1958 में। क्यों? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई, इसने त्रिस्तरीय की बात कही और सरकार ने इस बात को मान लिया। तो प्रायोगिक तौर पर कहाँ लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एकदम रटा होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, ये तो प्रायोगिक तौर पे, ठीक अगले वर्ष जो है 2 अक्टूबर को, और यही आप लोग रटे हैं और यही पेपर में ज़्यादा आता भी है, कि 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, कहाँ पर लागू किया गया? नागौर, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया, मतलब लागू कराया गया। सर्वप्रथम कहाँ पे? नागौर। तो सर्वप्रथम पूछे तो नागौर है, अगर पूछे सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर तो आंध्र प्रदेश है। अगर कुछ न दिया हो, केवल सर्वप्रथम हो, उसमें भी आंध्र प्रदेश और नागौर हो राजस्थान, तो भी आंध्र प्रदेश ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, भले ही प्रायोगिक तौर पर लागू हुआ था, लेकिन लागू तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। समझ गए ना? ठीक है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स अलग अलग से हैं, ठीक है, उन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स ही देखने हैं। तो एक नया वीडियो उस पर मुझे बनाना उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कैसे आप रटा होना चाहिए, कौन कौन सी, आपसे सीधे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सी समिति हैं, ये एकदम रटा होना चाहिए।
ये इनका डेट रट लीजिएगा, ये डेट पूछी जाती है, इनकी ये डेट पूछी जाती है, ठीक है। और एक LM सिंघवी के बारे में पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात इन्होंने की। अच्छा हाँ, और एक दो बातें और जान लीजिए, नया और क्या किया गया था, तो इनको अर्थात नगर प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था को पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है, इनका चुनाव कैसे होगा, इसीलिए इसी में यह भी व्यवस्था की गई थी, इसे नोट करके लिख लेंगे। इसी से संबंधित वित्त आयोग, जिसे कहा जाता है राज्य वित्त आयोग, ठीक है, इसकी भी व्यवस्था, इसमें भी व्यवस्था की गई कि राज्य का जो वित्त आयोग होगा वो राज्य का कुछ एक निश्चित हिस्सा इन सरकारों को, स्थानीय स्तर की सरकारों को, जो नगर निगम, नगर पंचायत, ठीक है, नगर परिषद से रिलेटेड ये हैं, और ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत संबंधी सरकार हैं, उनको एक निश्चित हिस्सा राजस्व का जाए ताकि वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। उनकी व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आखिर में इनका जो चुनाव है, जब संवैधानिक दर्जा आप दे दिए, जब संवैधानिक दर्जा दे दिए तो इनका क्या है, नियमित चुनाव होना चाहिए। तो वो चुनाव कराएगा कौन, किसकी जिम्मा है? तो उसका जिम्मा किसे दिया गया? उसकी जिम्मेदारी राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया। अर्थात अगर पूछा जाए कि पंचायती स्तर पे, मतलब स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कौन कराता है, तो आप कभी मत भारत निर्वाचन आयोग लगाइएगा, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। जैसा कि आप तत्काल में अभी देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है, पंचायती राज मतलब पंचायतों का चुनाव हुआ, तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। और एक निश्चित हिस्सा आप जानते हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो मेयर को नगर प्रशासन स्तर पे एक निश्चित अमाउंट जाता है, और ग्राम पंचायत के प्रधान को एक निश्चित अमाउंट मिलता है, एक पैसा मिलता है गांव का विकास करने के लिए। वो पैसा कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे राज्य सरकार की संचित निधि से, अर्थात राज्य सरकार से पैसा जाता है। ऐसा यह संभव तब हो पाया जब इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया, अन्यथा ये इसके पहले क्या है, राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट थे, इनके हाथ में पैसा नहीं होता था, ये उन पर उनके भरोसे पड़े रहते थे। इसीलिए गांव का वास्तविक विकास संभव नहीं था। तो वास्तविक विकास संभव करने के लिए ही इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की पहल की गई। कैसी समितियों ने अलग अलग हिस्से में कहा, और ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।